नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। और आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उच्चतम न्यायालय में कम से कम एक संविधान पीठ पूरे वर्ष कार्य करेगी। उद्योग के लिए 300 वर्ग किलोमीटर की भूमि के हस्तांतरण के मुद्दे पर केंद्र और छत्तीसगढ़ राज्य के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। ओजोन परत के नुकसान को कम करने में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। भारत ने अपडेटेड राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी लक्ष्य यूएनएफसीसीसी को औपचारिक रूप से सौंप दिए हैं। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि विवाद की स्थिति में सीमा शुल्क अधिनियम के ऊपर दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता को प्राथमिकता दी जाएगी। और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए डिस्क्लोजर आवश्यकताओं का विस्तार किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय में कम से कम एक संविधान पीठ पूरे वर्ष कार्य करेगी। हाल ही में सीजेआई ने आश्वासन दिया था कि उच्चतम न्यायालय में कम से कम एक संविधान पीठ पूरे वर्ष कार्य करेगी। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष कुल 492 मामले लंबित हैं। इनमें से कानून और संविधान की व्याख्याओं के प्रश्नों से जुड़े 53 मुख्य मामले भी शामिल हैं। संविधान पीठ एक उच्चतम न्यायालय की एक पीठ होती है। इसमें 5 या अधिक न्यायाधीश किसी मामले की सुनवाई करते हैं। वर्तमान में इनका गठन आवश्यकता पड़ने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अस्थायी आधार पर किया जाता है। संविधान पीठों का गठन केवल तभी किया जाता है जब इनमें से एक या अधिक परिस्थितियां मौजूद हों, जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 143 का मामला हो, यानी कि ऐसा मामला जिसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हो। इसके अलावा अनुच्छेद 145(3) यानी कि जब भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत किसी तथ्य या कानून के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से राय मांगे। इसके अलावा जब उच्चतम न्यायालय की 2 या 3 न्यायाधीशों वाली पीठ कानून के समान प्रश्न पर परस्पर विरोधी निर्णय देती है, तब एक बड़ी पीठ द्वारा अंतिम निर्णय देना जरूरी हो जाता है। जब 3 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए किसी निर्णय पर बाद में 3 न्यायाधीशों की एक अन्य पीठ संदेह व्यक्त करती है, तब वो पहली पीठ के फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए मामले को एक बड़ी पीठ को भेजने का निर्णय लेती है। एक अन्य घटनाक्रम में पहली बार उच्चतम न्यायालय ने अपनी कार्रवाई का सीधा प्रसारण किया है। सीधे प्रसारण का मतलब है कि अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त न्याय तक पहुंच का अधिकार सुनिश्चित करता है। ये अधिकार पारदर्शिता और समावेशिता लाता है और न्याय तक पहुंच को बढ़ावा देता है। वर्तमान में देश के 25 उच्च न्यायालयों में से 6 यानी कि गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड, पटना और मध्य प्रदेश की कार्रवाइयों का सीधा प्रसारण किया जाता है। अगला है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए डिस्क्लोजर आवश्यकताओं का विस्तार किया। विस्तारित डिस्क्लोजर मानदंड किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध या निकट भविष्य में सूचीबद्ध होने वाली प्रतिभूतियों पर लागू होंगे। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मानदंडों में शामिल हैं शार्प रेटिंग एक्शन की गणना के लिए नई पद्धति, सहयोग नहीं करने वाले जारीकर्ताओं पर एक विस्तृत नीति तैयार करना, स्थायी या बेमियादी ऋण प्रतिभूतियों की रेटिंग वापस ले लेना। स्थायी या बेमियादी बॉन्ड फंड जुटाने के ऐसे साधन होते हैं जिनमें कोई परिपक्वता तिथि नहीं होती है, जैसा कि सामान्य बॉन्ड में होता है। इसकी बजाय वे अपने खरीदारों को एक निश्चित तिथि पर परपेचुइटी के लिए कूपन या ब्याज का भुगतान करते हैं। सेबी के ये कदम क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की पारदर्शिता और डिस्क्लोजर को बढ़ाएगा। निवेशक और अन्य हितधारक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का सही तरीके से आकलन कर सकेंगे। किसी संस्था की बिगड़ती वित्तीय स्थिति पर निवेशकों को समय पर सचेत किया जा सकेगा, जैसे कि IL&FS डिबेंचर की रेटिंग 6 महीने से भी कम समय में AAA से घटकर D हो गई थी। इसके अलावा ये निवेशकों के नुकसान को कम करेगा। उदाहरण के लिए वर्ष 2020 में यस बैंक के AT1 बॉन्ड की वैल्यू 0 हो गई थी। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की बात करें तो ये किसी व्यक्ति या कंपनी की कर्ज लेने की क्षमता का विश्लेषण और आकलन करती हैं। ये कर्जदार की ऋण चुकाने की क्षमता का विश्लेषण करने के लिए उसकी आय और कर्ज स्रोतों का अध्ययन करती हैं। ये भी पता करती हैं कि व्यक्ति या संस्था का संबंध किसी ऋण जोखिम से तो नहीं है। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को सेबी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां विनियमन 1999 के तहत सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है। घरेलू रेटिंग एजेंसियों की बात करें तो उनमें शामिल हैं
हैं ब्रिक वर्क रेटिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, केयर रेटिंग्स लिमिटेड, क्रिसिल रेटिंग्स लिमिटेड, इकरा लिमिटेड, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, इन्फोमेरिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, एक्यूट रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड। और अगली खबर जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण से संबंधित है। ओजोन परत के नुकसान को कम करने में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। वर्ष 2022 में मध्य अक्षांश समताप मंडल में ओजोन क्षयकारी पदार्थों की समग्र सांद्रता वर्ष 1980 में ओजोन के क्षय के गंभीर माने जाने से पहले के स्तर जैसी है। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक अध्ययन में ये बात सामने आई है। ये अध्ययन नोआ के ओजोन क्षयकारी गैस सूचकांक पर आधारित है। ये सूचकांक 1990 की तुलना में ओजोन क्षयकारी क्लोरीन और ब्रोमीन की समग्र समताप मंडलीय सांद्रता की निगरानी करता है। दरअसल ओजोन 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से बना एक अत्यधिक अभिक्रियाशील अणु है। ये मुख्य रूप से वायुमंडल की 2 परतों में पाया जाता है। पृथ्वी का लगभग 90% ओजोन क्षोभमंडल के ऊपर समताप मंडल में है। समताप मंडल को ओजोन परत के नाम से भी जाना जाता है। क्षोभमंडल पृथ्वी की सतह के सबसे निकट की परत है। ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है और इस तरह पृथ्वी पर सभी प्राणियों को इन हानिकारक किरणों से बचाती है। ओजोन सांद्रता को आमतौर पर डॉब्सन यूनिट के माध्यम से मापा जाता है। ओडीएस यानी कि ओजोन क्षयकारी पदार्थ लंबे समय तक अस्तित्व में रहने वाले मानव निर्मित रसायन हैं। ये सुरक्षात्मक ओजोन परत को नष्ट कर देते हैं। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ओडीएस के उत्पादन और उपभोग को नियंत्रित करता है। ये जो ओडीएस हैं इनमें शामिल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन, मिथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमोक्लोरोमीथेन आदि। ओडीएस का उपयोग रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशन में, अग्निशामक और फॉर्म निर्माण आदि में किया जाता है। ओजोन क्षयकारी क्षमता का मतलब है ओजोन क्षयकारी पदार्थों में ओजोन को नुकसान पहुंचाने की उच्च क्षमता होती है। ओडीपी इस तथ्य की माप है कि एक रसायन समान मात्रा में ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन की तुलना में ओजोन परत को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। उद्योग के लिए 300 वर्ग किलोमीटर की भूमि के हस्तांतरण के मुद्दे पर केंद्र और छत्तीसगढ़ राज्य के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के अपने वन क्षेत्र में से राजस्व विभाग को भूमि हस्तांतरण पर आपत्ति जताई है। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि हस्तांतरित की जा रही भूमि गैर निर्धारित संरक्षित वन क्षेत्र के अधीन है, यानी कि इसका वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत मंजूरी के बिना गैर वन उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। कानूनी रूप से गैर निर्धारित संरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत इन वन क्षेत्रों को ऑरेंज क्षेत्र भी कहा जाता है और ये प्रशासनिक गतिरोध का नतीजा है, क्योंकि वर्ष 1951 में जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन के बाद से राजस्व और वन विभागों के बीच ये विवाद का विषय बना हुआ है। अब छत्तीसगढ़ सरकार ने ये दावा किया है कि हस्तांतरित भूमि वन भूमि नहीं है। वन पर कानूनी प्रावधानों की बात करें तो वन 7वीं अनुसूची के तहत सूची 3 यानी समवर्ती सूची का विषय है। इस तरह केंद्र और राज्य दोनों को इसे शासित करने का अधिकार है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 वनों के संरक्षण के लिए संसद द्वारा पारित एक कानून है। ये सभी प्रकार के वनों पर लागू होता है। भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत अधिसूचित वनों में से 2 प्रकार के वन राज्य के वन विभागों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसमें शामिल हैं आरक्षित वन, जब तक निर्धारित न किए जाएं तब तक इन पर किसी को अधिकार की अनुमति नहीं होती है। दूसरा है संरक्षित वन, इन पे जब तक निर्धारित नहीं किया जाए किसी भी अधिकार को रोका नहीं जा सकता। कुछ तरह के वन जैसे कि ग्रामीण या नगर पालिका वन राज्य के राजस्व विभागों द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि किसी भूखंड को वन क्षेत्र परिभाषित करने का अधिकार किसके पास है। वर्ष 1996 में उच्चतम न्यायालय द्वारा गोदावर्मन मामले में दिए गए निर्णय के मुताबिक ऐसा भूखंड जिसे अभी तक केंद्र या राज्य के रिकॉर्ड में वन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, उसको वन क्षेत्र परिभाषित करने का अधिकार राज्य के पास है। इसके अलावा न्यायालय ने राज्यों को सभी वनों की पहचान करने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने का भी निर्देश दिया था। अगली खबर राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी एनडीसी से संबंधित है। भारत ने अपडेटेड स्तर पर निर्धारित योगदान यानी एनडीसी लक्ष्य
UNFCCC को औपचारिक रूप से सौंप दिए हैं। भारत ने पेरिस समझौते के तहत वर्ष 2015 में शुरू में सौंपे गए अपने NDC के कुछ प्रावधानों को संशोधित किया है। संशोधित NDC वर्ष 2030 तक लागू होंगे। ये लक्ष्य वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य की स्थिति तक पहुंचने के भारत के दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होंगे। इसके अलावा हाल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास से वर्ष 2036 तक भारत की वार्षिक GDP में 4.7% तक की वृद्धि होगी। इसके अलावा वर्ष 2047 तक 15 मिलियन रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ये सकारात्मक आर्थिक प्रभाव जीवाश्म ईंधन की कम मांग के कारण हुए $236 बिलियन के बेहतर व्यापार संतुलन से प्रेरित हैं। इसके अलावा इस अतिरिक्त वित्त से कई मौजूदा संसाधन कार्य करने में सक्षम होंगे, जैसे कि कार्बन टैक्स जैसी जलवायु नीतियों के नकारात्मक प्रभावों से निपटने में तथा कर्मचारियों के कौशल विकास या पुनः कौशल विकास में मदद करने में। हालांकि वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अभी से $10.1 ट्रिलियन के निवेश की जरूरत होगी। भारत से उत्सर्जन विश्व में तीसरे स्थान पर है और ये कुल वैश्विक उत्सर्जन का 6.8% है। हालांकि भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन 1.84 टन है और ये अभी संयुक्त राज्य अमेरिका के 16.21 टन की तुलना में बेहद कम है। फिलहाल जो NDCs में अपडेट किए गए हैं उनमें शामिल है एक स्वस्थ और संधारणीय जीवन शैली को बढ़ावा देना। अपडेटेड NDC लक्ष्य के तहत ये परंपराओं और संरक्षण एवं संयम के मूल्यों पर आधारित होगा। इसके तहत जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक साधन के रूप में लाइफ यानी कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली के लिए एक जन आंदोलन का उपयोग भी शामिल है। दूसरा है उत्सर्जन में तीव्रता में कमी करना। इसके तहत वर्ष 2015 तक लक्ष्य रखा गया था कि वर्ष 2030 तक वर्ष 2005 के स्तर से सकल घरेलू उत्पाद के 33 से 35% तक की कटौती की जाएगी और जो अपडेटेड लक्ष्य आए हैं उसके तहत वर्ष 2030 तक वर्ष 2005 के स्तर से सकल घरेलू उत्पाद के 45% तक उत्सर्जन तीव्रता में कमी लाई जाएगी। इसके अलावा कुल संस्थापित विद्युत क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन के हिस्से के बारे में वर्ष 2015 में ये निर्धारित किया गया था कि वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से 40% विद्युत उत्पादन होता है और अभी जो अपडेटेड लक्ष्य है उसके तहत वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से 50% ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है। ये लक्ष्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और हरित जलवायु कोष सहित कम लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय वित्त की मदद से किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि विवाद की स्थिति में सीमा शुल्क अधिनियम के ऊपर दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता को प्राथमिकता दी जाएगी। न्यायालय ने कहा कि IBC के तहत एक बार अधिस्थगन यानी मॉरेटोरियम की कार्रवाई शुरू करने के बाद सीमा शुल्क अधिकारी के पास कॉर्पोरेट कर्जदारों से बकाया राशि की वसूली के लिए कोई भी कार्रवाई शुरू करने की शक्ति नहीं होगी। इस प्रक्रिया के दौरान सीमा शुल्क अधिनियम के अनुसार वस्तुओं पर स्वामित्व का दावा करने और वस्तुओं को बेचने के लिए नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं होगा। इसके अलावा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 की बात करें तो इसका उद्देश्य बैड लोन की समस्याओं से निपटना है, साथ ही समयबद्ध तरीके से दिवाला की समस्या को हल करने के लिए एकल समाधान के रूप में कार्य करना है। ये सभी प्रकार की संस्थाओं यानी कि कॉर्पोरेट या व्यक्ति के पुनर्गठन और दिवाला समाधान से संबंधित लगभग 11 अन्य कानूनों को समेकित और संशोधित करती है और इनमें से कुछ प्रमुख कानून हैं: बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋण की वसूली अधिनियम 1993, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002, इसके अलावा कंपनी अधिनियम 2013। आपको बता दें कि IBC की धारा 238 इसे सारफेसी अधिनियम सहित अन्य सभी कानूनों पर प्राथमिकता देती है। इसके अलावा भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक IBC के तहत 51.2% दिवाला संबंधी मामले परिचालनरत लेनदारों, विशेष रूप से छोटे आपूर्तिकर्ताओं और विक्रेताओं ने दायर किए थे। इसके अलावा 42.8% मामले वित्तीय कर्जदाताओं ने शुरू किए थे और शेष मामलों में कंपनियां स्वतः ही स्वयं को दिवालिया घोषित कर रही थी। ऑपरेशनल और वित्तीय कर्जदाताओं की बात करें तो इसमें वित्तीय लेनदार वे होते हैं जिनका किसी संस्था के साथ संबंध शुद्ध वित्तीय अनुबंध के रूप में होता है, जैसे कि ऋण या ऋण सुरक्षा। दूसरा है परिचालनरत लेनदार यानी ऑपरेशनल क्रेडिटर।
इन्हें असुरक्षित कर्जदाता भी कहा जाता है। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने वस्तु या सेवाएं प्रदान की हैं, लेकिन कॉर्पोरेट कर्जदार ने उसके बदले में उन्हें भुगतान नहीं दिया है। आईबीसी लेन देन की प्रकृति के आधार पर वित्तीय और परिचालनरत लेनदार के बीच अंतर करता है, जैसे कि विशुद्ध रूप से वित्तीय लेन देन या फिर डेली ऑपरेशन से संबंधित लेन देन। और आइए अब बात करते हैं अन्य सुर्खियों के बारे में। डिजाइन आधारित प्रोत्साहन योजना यानी डीएलआई योजना। इस योजना के तहत आवेदन जमा करने की समय सीमा हाल ही में समाप्त हो गई है। ये योजना जून 2022 में संचार मंत्रालय ने शुरू की थी। इसे दूर संचार क्षेत्र के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना के एक भाग के रूप में आरंभ किया गया था। पीएलआई के तहत 4% से 7% तक की सीमा के भीतर प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा डिजाइन आधारित निर्माताओं को पीएलआई योजना के तहत मौजूदा स्लैब पर 1% अतिरिक्त प्रोत्साहन प्राप्त होगा। दूरसंचार उपकरण निर्माता जो अपने उत्पाद में 50% मेड इन इंडिया घटकों का उपयोग करते हैं, केवल वे ही इसके लिए पात्र होंगे। अगली खबर है आश्वासन अभियान। आश्वासन अभियान के आधार पर केंद्र सरकार ने केंद्रित क्षय रोग हस्तक्षेपों के लिए 75 जनजातीय जिलों की पहचान की है। आश्वासन अभियान को जनजातीय टीबी पहल के तहत जनवरी 2022 में शुरू किया गया था। ये 174 जनजातीय जिलों में टीबी के सक्रिय मामलों का पता लगाने के लिए 100 दिवसीय डोर टू डोर अभियान था। इसमें लगभग 2 लाख सामुदायिक प्रभावकों यानी कि जनजातीय नेताओं, जनजातीय चिकित्सकों, स्वयं सहायता समूह आदि ने भी भाग लिया था। जनजातीय टीबी पहल जनजातीय कार्य मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के केंद्रीय टीबी प्रभाग की एक संयुक्त पहल है। इस पहल का उद्देश्य भारत में जनजातीय आबादी के बीच टीबी उपचार और समर्थन सेवाओं के वितरण में सुधार करना है। राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड। राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड ने पूरे भारत में कैंसर रोगियों की देखभाल में सुधार के लिए डिजिटल ऑन्कोलॉजी के लिए कोईता केंद्र की स्थापना की है। ये केंद्र कैंसर के उपचार में डिजिटल प्रौद्योगिकियों एवं उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देगा। राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड देश में कैंसर रोगी की देखभाल के लिए एक समान मानक बनाने, कैंसर प्रबंधन में मानव संसाधन क्षमताओं को बढ़ाने और कैंसर में सहयोगात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देने की परिकल्पना करता है। ये परमाणु ऊर्जा विभाग और इसके अनुदान सहायता संस्थान टाटा मेमोरियल सेंटर की एक पहल है। पूरे भारत में नेशनल कैंसर ग्रिड के नेटवर्क में 270 से ज्यादा अस्पताल हैं। अगली खबर है ज़ाइलिटोल। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने अल्ट्रासाउंड के उपयोग से एक किण्वन यानी फर्मेंटेशन विधि विकसित की है। इस विधि से गन्ने की खोई से ज़ाइलिटोल का उत्पादन किया जाएगा। गन्ने की खोई गन्ने की पेराई के बाद बचा हुआ अवशेष है। ज़ाइलिटोल कई फलों और सब्जियों सहित पौधों में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक शुगर अल्कोहल है। इसमें एंटी ओबेसोजेनिक और एंटी डायबिटिक गुण होते हैं। साथ ही हल्के प्रीबायोटिक और क्षय से दांतों की रक्षा जैसे अन्य गुण भी होते हैं। इसका उपयोग एक सुरक्षित वैकल्पिक स्वीटनर के रूप में किया जाता है और इसका कारण ये है कि इसमें कैलोरी की मात्रा कम होती है और ये रक्त में शर्करा के स्तर को भी नहीं बढ़ाता है। सदर्न राइज ब्लैक स्ट्रीक ड्वार्फ वायरस। पंजाब में पहली बार SRBSDV का पहला मामला दर्ज किया गया है। ये एक वायरल बीमारी है जो धान की फसल को बौना कर देती है और घास को संक्रमित करती है। इसका नाम दक्षिणी चीन के नाम पर रखा गया है, जहां से इसे पहली बार वर्ष 2001 में रिपोर्ट किया गया था। ये निम्फ और वयस्क व्हाइट बैग प्लांट हॉपर जैसे कीटों के माध्यम से फैलता है। ये वायरस टाइफून और तेज संवहन पवनों के साथ वयस्क व्हाइट बैग प्लांट हॉपर के माध्यम से लंबी दूरी तक गमन कर सकता है। वर्तमान में इस वायरल बीमारी के लिए कोई सुधारात्मक उपाय उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसे प्रबंधित किया जा सकता है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर। हाल ही में पंजाब के 2 गांवों को ASF प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। इन्हें कंटेनमेंट जोन के रूप में अधिसूचित किया गया है। ASF सुअरों को होने वाली एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर बीमारी में मृत्यु दर 100% तक पहुंच सकती है। ये मानव स्वास्थ्य के लिए संकट पैदा नहीं करती है, लेकिन सुअरों की आबादी और कृषि अर्थव्यवस्था पर इसका विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। ये बीमारी जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए एक चिंता का विषय है। ये न केवल पालतू सुअरों बल्कि देशी नस्लों सहित जंगली सुअरों को भी प्रभावित करती है और वर्तमान में इसके लिए कोई प्रभावकारी टीका उपलब्ध नहीं है।
अगली खबर खेल जगत से है। फीफा ने भारतीय फुटबॉल संस्था से प्रतिबंध हटाया। इस महीने की शुरुआत में फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को तीसरे पक्ष के अनुचित प्रभाव का उपयोग करने के कारण निलंबित कर दिया था और अब फीफा ने ये निलंबन रद्द कर दिया है। अब अंडर 17 महिला विश्व कप भारत में तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होगा। फीफा ने AIFF के दैनिक मामलों पर AIFF प्रशासन के पूर्ण नियंत्रण की पुष्टि के बाद ये निर्णय लिया है। फीफा एक गैर लाभकारी संगठन है। यह एसोसिएशन फुटबॉल, फुटसल और बीच सॉकर का एक अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। यूनेस्को फेलिक्स होफोबेट-बोगनी शांति पुरस्कार। जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को शरणार्थियों के स्वागत के प्रयासों के लिए यूनेस्को फेलिक्स होफोबेट-बोगनी शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार जीवित व्यक्तियों और सक्रिय सार्वजनिक या निजी निकायों या संस्थानों को सम्मानित करता है। ये पुरस्कार उन लोगों या संस्थानों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और यूनेस्को के संविधान के अनुरूप शांति को बढ़ावा देने, खोजने, रक्षोपाय करने या बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1989 में हुई थी। प्रथम फेलिक्स होफोबेट-बोगनी शांति पुरस्कार वर्ष 1991 में नेल्सन मंडेला और फ्रेडरिक W.D. क्लॉक को दिया गया था। और आइए अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। हॉर्न ऑफ अफ्रीका। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक लगातार 5वीं बार मॉनसून की विफलता के कारण ग्रेटर हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सूखे का संकट और गहरा सकता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका पूर्वोत्तर अफ्रीका के प्रायद्वीप का निर्माण करता है। यह अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे पूर्वी विस्तार है। ये हिंद महासागर से अदन की खाड़ी को अलग करता है। आमतौर पर इसमें जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया शामिल हैं। ये लाल सागर, अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका भूमि का एक लगभग प्रायद्वीपीय आकार का खंड है। ये उत्तर से दक्षिण तक दो विशाल भौगोलिक संरचनाओं, नील घाटी और ग्रेट रिफ्ट वैली से घिरा हुआ है। इन दो संरचनाओं के बीच ऊंचे पठार और विषम ज्वालामुखी पर्वत हैं। श्वेत नील नदी के पश्चिम में सहारा रेगिस्तान का विस्तार है। और अगला महत्वपूर्ण स्थल है तंजानिया। यहाँ की राजधानी डोडोमा है। हाल ही में भारत और तंजानिया के रक्षा मंत्रियों के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग से संबंधित अनेक मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता संपन्न हुई। तंजानिया पूर्वी अफ्रीका के महान झील प्रदेश में स्थित है। इसकी पूर्वी सीमा पर हिंद महासागर में इसके मुख्य द्वीप जंजीबार, पेम्बा और माफिया स्थित हैं। ये 8 देशों केन्या, मोजाम्बिक, जाम्बिया, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, लोकतांत्रिक गणराज्य कॉन्गो और मलावी के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है। इसमें विक्टोरिया झील दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। टांगानिका झील दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील है और न्यासा झील भी इसकी सीमा बनाती है। तंजानिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है, जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी और एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। और तंजानिया की सबसे लंबी नदी है रुफीजी नदी। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए। और अगर ये कंटेंट और जानकारी आपको पसंद आ रही है तो और छात्रों के बीच में भी इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इसी अपील के साथ विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।